सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ सिंथेसिस पे ही। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन क्लॉज को देखा था कि नाउन क्लॉज बेसिकली किस तरीके से काम करता है। उसका थोड़ा सा पोर्शन आज हम फिर से देखेंगे और साथ ही साथ उसका थोड़ा सा पोर्शन देखने के साथ ही हम लोग आगे का जो हमारा क्लॉज का जो देखना है उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, उसके बारे में भी आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। सो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आज फिर एक संयोग की बात है कि वही समय है जब मेरा प्रीमियर भी चल रहा है और उसी समय मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखें एक बार चल के ग्रुप में क्या बदमाशी चल रही है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। रेड मारी जाए आज थोड़ी सी है। चलिए लाइव पर रेड रीड करते हैं क्या चल रहा है भैया यहाँ पर। ओके, तो गाइज अभी हम लोग देख रहे हैं कि नितिन प्रजापति जो हैं वो हमारे को आंसर दे रहे हैं। हमारा आंसर लिख रहे हैं, रवि द मॉनिटर वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आंसर लिख रहे हैं, लेकिन ये लाइव चैट में क्यों लिख रहे हैं? इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है? कहाँ गए? अरे फिर चले गए ऊपर। जी गुरुजी। ज्योति विश्वकर्मा को लग रहा है कि भाई मेरा फ़ोन कोई और लेकर के उससे चैट कर रहा है, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ। बेटा वो प्रीमियर चल रहा है, वो लाइव क्लास नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और साथ ही साथ चलो इसमें थोड़ी सी और बदमाशी करते हैं कुछ। हेलो एवरीवन, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर नाउ करके मैं एक मैसेज करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए 2 मिनट की मस्ती केवल, और उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर कैसे हो? जी सर, ओके जी सर जी। शालिनी शर्मा का आया है, ज्योति विश्वकर्मा, JSR और ताबिश अली जो है, मोहम्मद ताबिश अली का भी आया है। नितिन प्रजापति अभी भी यहीं पर दे रहे हैं। रियली सर, हाँ पूजा साहो रियली। सर आप मेरी कमेंट कभी नहीं पढ़ते हो। आलोक पांडे देखो, अभी मैंने आपको चैट में भी सॉरी बोला था और अभी आपका नाम ले लिया आलोक पांडे। और किशन साही जो है वो गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। कशिश जो है वो कह रहे हैं पढ़ाई करने आई हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा कशिश। जो भी बच्चे सच में पढ़ाई करने आए हैं ना, वो सारे बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगा कि ये लाइव चैट है ना, इससे दूर रहा करो। अगर सच में पढ़ाई करनी है तो इस लाइव चैट से दूर रहो। ज्योति विश्वकर्मा कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये 3 4 5 लोग ही हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सर मैंने प्राइज़ पाया। हाँ, मिस्टीरियस ड्रीम, आज आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल फंक्शन में आपको प्राइज़ मिला। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। किशन साही पूछ रहे हैं विच स्टेट्स यू ऑल आर। तो यहाँ पर किशन अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में देखते हैं किस किस ने आंसर लिया है। आंसर अभी तक हमें केवल दिया है बाबुल यादव ने, दीपू भाटी ने, और आंसर वाले और कौन हैं? बस, बाकी सब ग्रीट करने वाले हैं, आंसर किसी का नहीं आया। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आंसर नहीं कर रहे हैं। जो आंसर्स भेजने हैं एक्सरसाइज के, वो आंसर नहीं भेजे जा रहे हैं। सब लोग मस्ती मार रहे हैं, रुको तुम, ठीक है। अरे अभी तो मेरा सिंटेक्स भी पूरा नहीं पढ़ा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हेमंत सिसोदिया, बेटा बैकलॉग भी कंप्लीट करना है और आगे जो कॉन्टिन्यूटी वाला है वो भी साथ में पढ़ना है। वो पूरा करने जाओगे फिर ये बैकलॉग में चला जाएगा, तो ऐसे तो बैकलॉग कभी क्लियर ही नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो सिंटेक्स वाले टॉपिक भी देखने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉन्टिन्यूटी में जो सिंथेसिस चल रहा है उसे नहीं देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि जो कमेंट करते हैं चित्रांश दादिज के नाम से वो कोई स्पैम है या फिर वो कोई ऐसी चीज़ है कि कोई और मेरे फ़ोन से कर रहा है। नहीं मैं ही करता हूँ। चित्रांश दादिज मेरी ही आईडी है, मैं अपनी आईडी से ही, जो मेरी ओरिजिनल आईडी है उसी से कमेंट करता हूँ। चलिए गाइज, तो हो गई मस्ती 2-5 मिनट की। और जिसका नाम नहीं लिया प्लीज़ बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट ही देख रहा हूँ। तो जो भी उस समय एक्टिवली चैट कर रहे हैं या आंसर्स लिख रहे हैं, अगली बार नाम केवल उन्हीं का आएगा जो कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। लाइव चैट वालों से कोई चर्चा नहीं होगी, केवल और केवल चर्चा होगी उनसे जो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखते हैं, सारे आंसर्स लिखते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम, जैसा कि मैंने भी बताया, कि नाउन क्लॉज को पहले लेने वाले हैं, जो लास्ट हमारा डिस्कशन था। नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। अब ये नाउन क्लॉज क्या है? तो जब भी किसी संज्ञा को दर्शाने के लिए किसी WH वर्ड का प्रयोग किया जाने लगे या फिर स्पेशली दैट का प्रयोग किया जाने लगे इत्यादि के द्वारा, जब नाउन
क्लॉज बनाया जाता है तो इनका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो कि क से आरंभ होता है, जैसे कि, कौन, क्या, कि, कहां, या कि, क्यों, कि, कब, कभी कभी, जो कुछ भी अर्थ हो सकता है। अर्थात वाक्य के अनुसार हमें इसके अर्थ को समझना होता है। और खास करके एक चीज अगर यहां पर आप देखोगे तो हु बताएगा व्यक्ति को, ध्यान रखना, हु बताएगा व्यक्ति को। विच, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हम मानते हैं, कैसी मानते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको बताएगा। नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा ये एनिमल्स के लिए भी आ जाता है, वस्तुओं के लिए भी आता है और एनिमल्स के लिए भी विच आ जाता है। वेयर जो है हमेशा स्थान को बताएगा, वाई हमेशा कारण या जिसलिए को बताएगा, वॉट का मतलब होता है जो, वेन का मतलब होता है जब। तो वॉट जो है किसी कही गई बात को बताएगा और वेन जो है वो किसी समय को दर्शाने के लिए सामान्यतः इस्तेमाल होता है। दैट जो है वो यूनिवर्सल है, इन सब में से किसी को भी रिप्लेस कर सकता है सामान्य अर्थों में, ठीक है। सामान्य अर्थों में अगर इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो दैट का इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है। खास करके जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको दर्शाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है या दैट वहां पर इस्तेमाल होता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, हु इज शी, कि वह कौन है। तो यहां पर हु का मतलब क्या है, कौन, यहां पर हु का मतलब क्या है, कौन, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ही डज नॉट नो हु शी इज, तो यहां पर हु का मतलब है जो। अब इसका हिंदी अर्थ देखो, वह नहीं जानता वह कौन है, वह नहीं जानता जो वो है। तो जो वो है का क्या मतलब है कि वह कौन है, नहीं जानता। तो यहां पर अर्थ एक समान ही रहा लेकिन वाक्य हमारा बदल गया और यहां पर हु जो है वो कौन की जगह जो का अर्थ देना शुरू कर देता है। सेम कंडीशन में अगर आगे देखेंगे तो सेपरेट सेंटेंस, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज शी, वह कहां है। टेल मी वेयर शी इज, तो मुझे बताओ जहां वह है। यहां वेयर का मतलब क्या था, कहां, कैसे पता चला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएगा। कैसा बनाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएगा। दोनों जगह यही करा, लेकिन यहां पर WH का मतलब कौन, यहां WH का मतलब जो, यहां वेयर का मतलब कहां, यहां वेयर का मतलब जहां। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से देखा होगा, तो उसमें WH वर्ड जब जाकर के कंजक्शन बन जाता है, जब जाकर संयोजक बन जाता है, तब वहां पर वो नाउन क्लॉज बनाने का प्रयास करता है या नाउन क्लॉज वहां पर बनाता है कंजक्शन के तौर पर। इसी तरीके से हम देख रहे हैं, शी इज एक भाग है, टेल मी एक भाग है, दोनों को जोड़ने के लिए वेयर का प्रयोग हुआ। सेम कंडीशन में ही डज नॉट नो एक भाग है, शी इज एक भाग है, दोनों के बीच में हु जो है वो यहां पर नाउन क्लॉज बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे हमें मिलता है, इफ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लॉज बनाया जा सकता है जब उसका अर्थ की क्या होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है, कि क्या के अर्थ में होता है। जैसे कि अब देखिए, इफ या वेदर का मतलब होता है सामान्यतः, इफ या वेदर का मतलब होता है यदि अथवा अगर। क्या होता है इसका अर्थ, यदि या अगर के अर्थ में आता है। तो इन दोनों का प्रयोग करके भी हम लोग नाउन क्लॉज को बना सकते हैं, नाउन क्लॉज बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही मे बी इनोसेंट, हो सकता है, संभावना है कि भाई वह इनोसेंट हो, मासूम हो। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो अब मुझे नहीं पता में तो अगर या यदि वाली स्थिति हो गई कि यदि वह इनोसेंट है अथवा नहीं है, मुझे क्या पता कि वह मासूम है कि नहीं है, ठीक है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ही इज इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ गया, इफ या वेदर, कि यदि वह इनोसेंट है या अगर वह इनोसेंट है या अगर वह मासूम है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि यदि वह इनोसेंट है कि नहीं है, या मैं नहीं जानता यदि वह इनोसेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी चीज की सुनिश्चितता नहीं होती, यदि या अगर का भाव बन रहा होता है, तो हम इफ या रेदर का प्रयोग यहां पे कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहां पर आपको अब क्या मिल रहा है, सिंपल सेंटेंसेस मिल रहे हैं। इनको नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। 4 सेंटेंसेस आपको यहां मिले हैं। इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड अ क्राइम, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी, ही इज वेरी सिंसियर, nobody doubts about it, who wrote the Ramcharitamanas, can you tell me,
इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेट्स मूव अहेड। सेकंड हमारा जो क्लॉज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें हम क्या देखते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। किसका प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए, यानी कि विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करते हुए या विशेषण वाक्यों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। क्या बना देते हैं बोलो, एडजेक्टिव क्लॉज वहां उसे बना देते हैं। अब देखो, आई सॉ अ डॉग, तो मैंने एक डॉग देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, और जो डॉग है वो रोड पर लेटा हुआ था। लाइंग का मतलब क्या है, लेटने के अर्थ में। झूठ बोलने के अर्थ में मत डाल देना कि वो रोड पर झूठ बोल रहा था, नहीं कुत्ता झूठ नहीं बोलता, उसके पास और भी काम है झूठ बोलने के अलावा। तो यहाँ पर ये मस्त बढ़िया पसर के रोड पे सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। कोई गाड़ी लेके आ रहा है, साइड में से निकल, इधर से जा उधर से जा, अपनी जगह अपन सो रहे हैं, अपने को कोई टेंशन नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, तो रोड पर डॉग सो रहा था। तो यहाँ पर एक डॉग देखा, ये मेरा नाउन आ गया। इस नाउन के बारे में यहां पर बताया गया है, इस वाक्य में जानकारी दी गई है। तो देखो, कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को हम एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। तो जो बात कही गई है उसको हम क्या बना देंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बना देंगे। कैसे बना देंगे, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। वॉज लाइंग ऑन द रोड, इसका मतलब क्या हो गया, जो कि रोड पर लेटा हुआ था। ऐसा ही बोलेंगे ना हिंदी में, मैंने एक डॉग देखा। अब यहां पर वापस से डॉग क्यों लिखूं, इस डॉग की जगह मैं कोई WH वर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूं। और क्योंकि डॉग एक एनिमल है, तो मैंने भी पिछली स्लाइड पे ही बताया, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये देखिए, यहां पे नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए हम विच का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर डॉग क्या है, एनिमल है। क्या है डॉग, यहाँ पे एनिमल है। तो एनिमल के लिए मैंने किसका प्रयोग कर लिया, यहां पर भैया मेरा ये नाउन जो है ये एनिमल के लिए आया है। एनिमल या नॉन लिविंग थिंग होती तो मैं किसका यूज करता, विच का। तो देखो मैंने यहां किसका इस्तेमाल किया, विच का इस्तेमाल कर लिया। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा जो कि सड़क पर लेटा हुआ था। यहां पहले वाक्य में डॉग के बारे में कहा गया है और दूसरे वाक्य में उसी के बारे में बात कही गई है, यानी डॉग के बारे में ही बात कही गई है, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जोड़ा गया है। और भी एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को एक बार खुद से समझिए। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। ठीक है, द कैमरा, अच्छा वापस इसी के बारे में बात हो गई। द कैमरा वॉज वेरी चीप, और वह कैमरा बहुत ही सस्ता था। तो पहले वाक्य में एक बात कही गई कि मैंने उसे एक कैमरा दिया, और कैमरे के बारे में ही दूसरा वाक्य बना दिया। किसके बारे में बना दिया दूसरा वाक्य, कैमरे। देखो यहाँ पे कैमरे के बारे में ही दूसरा वाक्य है कि कैमरा जो है वो बहुत ही सस्ता था। तो अब कैमरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु ही तो है कैमरा। और निर्जीव वस्तु या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो कि, फिर वही भाव आ गया, जो कि वॉज वेरी चीप, जो कि बहुत ही सस्ता था। विच वॉज वेरी चीप, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, एक ही नाउन को दोबारा लिखा गया है तो उस नाउन की जगह हम क्या करेंगे, कोई WH वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो WH वर्ड उसकी कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे कि आई सॉ राहुल, मैंने राहुल को देखा। अब समस्या यह है कि राहुल ना तो जानवर है ना नॉन लिविंग थिंग है, तो राहुल को दर्शाने के लिए मैं हु का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा, हु का। आई वेंट टू अजमेर, मैं अजमेर गया। तो अब अजमेर क्या है, एक स्थान का नाम है। तो अब स्थान के नाम के लिए ना तो मैं विच का प्रयोग करूंगा, ना मैं हु का प्रयोग करूंगा। स्थान के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, वेयर का प्रयोग करूंगा। ठीक है, इस तरीके से जब भी मैं एडजेक्टिव क्लॉज बनाऊंगा तो मुझे जिस भी नाउन को मैं WH वर्ड से कन्वर्ट कर रहा हूं या चेंज कर रहा हूं, मुझे वहां पर ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी कैटेगरी का है, ताकि मुझे सही तरीके से पता रहे कि कहां पर किस WH वर्ड का प्रयोग करना है। उसके लिए इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया गया। अगला देखिए, द मैन वॉज कॉट, वह आदमी पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी।
ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि ही किसको दर्शा रहा है, उस आदमी को दर्शा रहा है। ही किसको दर्शा रहा है, उस आदमी को दर्शा रहा है। आदमी को दर्शा रहा है तो मनुष्यों के लिए हम लोगों ने किसका देखा था, इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो WH वर्ड में से हम हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हु का। द मैन, वह व्यक्ति, हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी वह पकड़ा गया। तो यहां पर क्या बन गया, हु, सीधा यहां से हु लिया, हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट, यानी कि मैं अगर पार्ट्स देखना चाहूं तो पार्ट्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं, बोलो हाँ कि ना। नंबर 2 मैं WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, बोलो हाँ कि ना। नंबर 3 में सेकंड जो मेरा सेंटेंस है जो कि हु के साथ ही होना चाहिए, हमेशा किसके साथ होना चाहिए, हु के साथ होना चाहिए, मैंने उसका प्रयोग किया। और फिर नंबर 4 पे मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं जिसके लिए हमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं बताया गया है, तो ये वाक्य के अंत में भी हो सकता है। इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4 का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया। बैक स्लाइड पे देखें, विच के बाद जो सेंटेंस है वो इस द कैमरे के बाद वाला सेंटेंस है कि नहीं, बोलो। यहां विच के बाद वॉज वेरी चीप, यहां द कैमरा के बाद जिसकी जगह पर हमने हु लगाया, विच लगाया था, जिसकी जगह पर हमने विच लगाया, उसके बाद वाला सेंटेंस विच के बाद यथावत है। इसलिए हमें ये पता है कि इसको हम एज इट इज रखेंगे, इससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे वाक्य का कर्ता है ये, सब्जेक्ट है। ठीक है, एंटेसिडेंट पढ़ा था ना, एंटेसिडेंट एंटेसिडेंट एंटेसिडेंट, जाओ सिंटैक्स में जाओ, घूमो फिरो मौज करो, एंटेसिडेंट पढ़ के आओ सिंटैक्स में जाकर के। अभी कौन थे वो प्रजापति भाई साहब। अब देखो, आप वहां पर सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। अगर एंटेसिडेंट वाला रूल अब तक आप पढ़ चुके हैं तो आपसे बढ़िया तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा इस वाले रूल से। आप सबसे बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल या परसों में आपने वो रूल पढ़ा हो। बाकी के तो हमारे विद्यार्थी क्या है, कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, जो पीछे का हो गया छोड़ो उसको, तो भूलो, अब जो आगे चल रहा है उसके साथ कंटिन्यूटी में रखो। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, पीछे वाले को लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में रिवीजन उसका रखना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम में काम आएगा। इसीलिए क्या कहा गया है, थोड़ी सी संस्कृत फिर से ले आते हैं जरा, हिंदी में इसका अर्थ बता दो भाई कोई। हिंदी में जरा इसका कोई अर्थ बता दो, और बता दो कि ये वाक्य आप लोगों के लिए किस तरीके से काम में आने वाला है, या किस तरीके से ये वाक्य या ये सुक्ति जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। He was weeping for some reason, वह किसी कारण से रो रहा था। Nobody knew the reason, और किसी व्यक्ति को वो कारण भी नहीं पता। तो देखो, कारण के लिए मैंने बता दिया था फर्स्ट स्लाइड पे ही, हम किसका प्रयोग करते हैं रीजन के लिए, why का। तो nobody knew the reason, कोई भी कारण नहीं जानता था। Why he was weeping, जिस वजह से, इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, किस वजह से नहीं, वाई का मतलब क्यों या कैसे नहीं, जिस वजह से वह रो रहा था। क्या बन रहा है यहां इसका अर्थ, जिस वजह से ही वॉज वीपिंग, जिसकी वजह से वह रो रहा था। कई स्टूडेंट कई बार बोलते हैं सर क्राइंग क्या होता है, सर वीपिंग क्या होता है। क्राई में बेसिकली आवाज आती है, वीपिंग में आवाज नहीं आती। ठीक है, खामोशी से रो लोगे तो वीपिंग है, दहाड़े मार मार के रोओगे, चिल्ला चिल्ला के रोओगे, बड़ा बड़ा के रोओगे, तो उसको हम क्राइंग कह देंगे, क्योंकि क्राई आउट जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं चीखने या चिल्लाने को दर्शाता है। रोने के सेंस में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो दहाड़े मार के रोना होता है उसमें। ठीक है, इतना समझ लेना। नेक्स्ट आता है नोट है हमारे सामने, एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जितने भी WH वर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं, प्लस दैट जो है स्पेशल केस में आता है। अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कौन से है, तो हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर से शुरू होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो इन शब्दों का उन शब्दों को पास रखना चाहिए जिनकी विशेषताएं प्रकट की जा रही हो। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का एंटेसिडेंट आ गया, छुपाओ बताओ मत इनको क्या होता है एंटेसिडेंट का मतलब, वरना जाकर के अभी देख के नहीं आएंगे सिंटैक्स वाला लेक्चर, है ना। मेरी इच्छा है कि इस एक शब्द के पीछे दौड़ लगवा दूं सिंटैक्स तक तुम सबकी। चलो, पूर्ववर्ती शब्द।
पूर्ववर्ती शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द जो कि जस्ट उससे पहले इस्तेमाल किया गया है, जस्ट उससे पहले इस्तेमाल किया गया है, वो पूर्ववर्ती शब्द को दर्शाने का कार्य करता है। बताया था ना, राम हु इज माई ब्रदर गोज टू मार्केट, ये याद है पिछले लेक्चर का। अब हु शब्द के लिए एंटेसिडेंट कौन होगा? इसका पूर्ववर्ती शब्द। और हु से पूर्ववर्ती शब्द कौन सा है? एंटेसिडेंट कौन सा है हु का? राम। इससे जस्ट पहले आने वाले शब्द को दर्शाता है ये। तो हु का मतलब क्या है? राम ही है। राम जो कि मेरा भाई है बाजार जाता है। तो मूल वाक्य क्या है? राम बाजार जाता है। किसी ने उठ के पूछ लिया कौन राम? जो कि मेरा भाई है। अब जो कि को इंग्लिश में कैसे लिखूं? जो कि को इंग्लिश में लिखने के लिए मुझे रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल मुझे वहां करना होगा, उससे पहले प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझ लिया। नेक्स्ट देखिए गाइस, कंबाइंड ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए बनाना है भैया। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से फोटो ले लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। आंसर कहां लिखने एक बार फिर से याद दिला देता हूं, कमेंट बॉक्स ओनली। आंसर्स मेरे को केवल कमेंट बॉक्स में चाहिए, है ना। आज मैंने भी देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि केवल एक ही कमेंट ऐसा था जिसमें आंसर दिया गया था। बाकी सब में आप लोगों की वेल विशेस थी, आप लोगों की शुभकामनाएं थी, आप लोगों के द्वारा दिया गया अभिवादन था। लेकिन क्या सच में हमारे ऐसा रिश्ता है क्या हमारा कि हमें ये सब फॉर्मेलिटीज करनी पड़े? या हम वास्तविकता में आप और मैं एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअल एक्शन की जरूरत है, हमें एक्चुअल स्टडीज की जरूरत है, हमें सीरियस होकर के और जो आपके लिए यूजफुल है और मेरे लिए जो ऐसी चीज है जिससे मुझे एक अच्छा रेस्पॉन्स मिले कि हाँ मैंने इतना ये पढ़ाया है, मैंने इस तरह से पढ़ाया, इसका ये रिजल्ट आया। तो अब मैं अपने टीचिंग को और बेहतर कैसे कर सकता हूं, आपके लिए और बेहतर चीज कैसे ला सकता हूं कि आप अगर आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करेक्ट आंसर देते रहिए। आपके आंसर अगर किसी का इनकरेक्ट आ रहा है तो मैं उन बच्चों को भी देख सकूं, अच्छा ये बच्चा यहाँ ये गड़बड़ कर रहा है, और आगे के लेक्चर्स में उस चीज में सुधार कर सकूं कि जो विद्यार्थी कहीं गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ी सी, अगले लेक्चर्स में उस चीज को और बेटर किया जा सके। कमेंट बॉक्स इसलिए मैं बार बार प्रेफर कर रहा हूं कि मैं सब पढ़ सकूं, मैं सारा देख सकूं कि वहां एक्चुअलिटी में है क्या, है ना गाइस। तो इसलिए मैं कहता हूं कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए ताकि मैं देख पाऊं, है ना। अगला देखिए इसके अंदर नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या है, एडवर्ब क्लॉज। हमारा थर्ड क्लॉज आ गया। फर्स्ट क्लॉज हमने नाउन क्लॉज देख लिया, सेकंड क्लॉज हम लोगों ने कौन सा देख लिया, एडजेक्टिव क्लॉज देख लिया। अब देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो है वो सीधा सीधा आपके क्रिया पर अटैक करेगा। क्रिया 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 क्रिया, क्रियाओं के मध्य का संबंध देखना होगा हमें यहाँ पे। तो एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? टाइम के लिए, प्लेस के लिए, रीजन के लिए, कंडीशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, रिजल्ट के लिए, पर्पस के लिए तथा उद्देश्य के लिए इनको प्रकट करता है। टाइम का मतलब हो गया समय दर्शाएगा, प्लेस का मतलब हो गया बोलते चलो भाई स्थान दर्शाएगा, रीजन का मतलब कारण दर्शाएगा, कंडीशन का मतलब शर्तिया वाक्य बनाएगा या निर्भर वाक्य बनाएगा। कैसे वाक्य बनाएगा? कंडीशनल सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? आई विल हेल्प यू इफ यू आस्क मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मुझसे मदद मांगते हो। तो एक कार्य का जब दूसरे कार्य पर होना निर्भर हो जाए, या एक कार्य की पूर्ति के लिए दूसरा कार्य शर्त हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं कहकर कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, जहां पर तुलना हो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। हमेशा एक ही वाक्य याद आता है मुझे विरोधाभास पे, तो मेरा दोस्त बहुत गरीब है, मेरा दोस्त बेचारा बहुत गरीब है, बेचारा हर साल न्यूयॉर्क जाता है घूमने के लिए, इतना गरीब है। तो पहला वाक्य है मेरा दोस्त बहुत गरीब है, दूसरा वाक्य है
हर साल न्यूयॉर्क जाता है घूमने। अरे वाह, भगवान ऐसा गरीब हमें भी बनाए कि हम भी ऐसे गरीब बने कि हर साल न्यूयॉर्क जाए घूमने के लिए वैकेशन के अंदर। तो आई मेरी बात समझ में, पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में कितना विरोधाभास है, कितनी कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है कि भाई गरीब है तो हर साल न्यूयॉर्क कैसे जा रहा है घूमने, और न्यूयॉर्क जा रहा है घूमने तो काहे का गरीब है भाई, फिर करोड़पति तो होगा कम से कम, हर साल जा रहा है तो विरोधाभास जहां दिखे। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, कोई परिमाण नहीं लिखेगा, परिमाण का मतलब मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है। पर्पस का मतलब होगा उद्देश्य, और मैनर का मतलब होगा तरीका, और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो लिखिए विधि। किसी कार्य को करने का तरीका या किसी कार्य को करने की विधि को दर्शाता है, प्रकट करता है। उसी के अनुसार एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम यहां पर इनमें से एक एक वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे, इनके लिए कौन कौन से कंजक्शन आते हैं वो पढ़ेंगे, और उन कंजक्शंस के माध्यम से हम वाक्य कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीजें देखनी है यहाँ। सबसे पहले तो इनमें से एक हेडिंग देखनी है, कौन सी, कि भाई हम टाइम देख रहे हैं, टाइम के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज हो सकता है वो देखेंगे, और उसी के बाद में हम उसके उदाहरण देखेंगे। 3 चीजें मूल रूप से देखेंगे और फिर 2 वाक्यों को जोड़ देंगे उस कंजक्शन या संयोजक के माध्यम से या उसकी सहायता से। इतना सा काम करना है। तो टाइम जो है वो समय को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शंस कौन कौन से हैं, व्हेनेवर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, एज, लॉन्ग, एज सून एज, सिंस इत्यादि हैं। इनके प्रयोग से एक वाक्य को एडवर्ब क्लॉज बनाकर सिंथेसिस करना मतलब वाक्यों को जोड़ना होता है। सबसे पहला देखिए, आई वेटेड फॉर राम, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। मैंने राम के लिए, सॉरी राम गोपाल है यहाँ पे, तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल के लिए प्रतीक्षा की, या मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, और उसके आने तक मैंने प्रतीक्षा की। बड़ा वेला है तू अपने जीवन में, राम गोपाल की बैठ के इंतजार ही कर रहा था उसका। कौन है ये राम गोपाल? तो यहाँ पे क्या हो गया, आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, यानी कि मैंने राम गोपाल का इंतजार किया उसके आने तक। तो समय बता रहा है कि कितनी देर तक इंतजार की। देर का मतलब क्या हो गया, समय। तो मैंने उतनी देर तक इंतजार किया राम गोपाल का जब तक वह आया, तो उसके आने के समय तक मैंने इंतजार किया। तो समय पर आधारित कौन सा है, टिल हमारा कंजक्शन मिल गया। आई वेटेड फॉर राम गोपाल मैंने एज इट इज ले लिया। टिल हिज अराइवल का मतलब टिल ही अराइव्ड, जब तक वह आया। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था तो ये भी हमने पास्ट टेंस में ही रखा, क्योंकि ये वाक्य भी पास्ट टेंस में ही है। प्लेस को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले है वेयर, वेयर एवर है। इसके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बना करके सिंथेसिस करना मतलब वाक्यों को जोड़ना। तो नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, तो नेहरू जी जो है वो बहुत सारी जगहों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, तो एवरीवेयर क्या है हमारा, एवरीवेयर का मतलब सभी स्थानों पर। तो यहां पर हमने कंजक्शन कौन सा यूज करना है, तो वेयर या वेयर एवर। तो यहां पर एवरीवेयर आ गया तो हम वेयर एवर का प्रयोग कर लेंगे कि नेहरू जी जहां कहीं भी गए वहां उनका स्वागत हुआ, या नेहरू जी का स्वागत हुआ जहां कहीं भी वे गए। नेहरू वॉज वेलकम्ड, फिर क्या आया कंजक्शन, वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो गए वहां पर उनका क्या हुआ, स्वागत हुआ। नेहरू का स्वागत किया गया जहां कहीं भी वे गए। इस तरीके से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ लिया। इस तरीके से सामान्यतः जोड़ा जाता है। रीजन यानी कि जब कारण बताए जा रहे हो, कार्य कारण संबंध जो है 2 वाक्यों में दिखाई दें, इसके लिए बिकॉज, सिंस तथा एज, ये 3 हमारे कंजक्शन है जिनका हम प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनाकर सिंथेसिस करना चाहिए। ही इज वीक, वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो वह कमजोर है और मैं उसे पढ़ाऊंगा। जब मैं ऐसा कहता हूं तो भाई मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसका क्या कारण है, क्योंकि वह कमजोर है। तो बताओ कार्य कारण संबंध है कि नहीं है, यहां पर क्या है, ये है कार्य, ये है कारण। तो कार्य कारण संबंध में हमें क्या लगाना है, बिकॉज, सिंस या एज का प्रयोग करना है। तो यहां पर हमने क्या देखा गाइस, कार्य कारण संबंध है, ही इज वीक, ये कारण हो गया, और इसके कारण की वजह से कार्य क्या होगा, आई शैल टीच हिम। अब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों के बीच में लिया है बिकॉज। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज ही इज वीक। ठीक है, क्योंकि वह
पढ़ने में कमजोर है, आप चाहो तो वीक इन स्टडीज भी कर सकते हो। कई लोग क्या है इस वीक को पकड़ लेंगे, बोले सर हो सकता है वह शरीर से कमजोर हो और आप उसे पढ़ाने की कर रहे हो। नहीं, इतनी अक्ल मुझे भी है कि जो शरीर से वीक है उसको पढ़ाने से वो मजबूत नहीं होगा, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसे व्यायाम कराना पड़ेगा, उससे वो मजबूत होगा। तो इसलिए टेंशन नहीं, यहाँ वीक पढ़ाई के अर्थ में आ रहा है क्योंकि आगे टीच के लिए कहा जा रहा है, तभी कार्य कारण संबंध बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन या शर्त को प्रदर्शित करने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है, इफ का प्रयोग हो जाता है, अनलेस का प्रयोग हो जाता है, इन केस आदि का प्रयोग किया जाता है। इनसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाकर सिंथेसिस करना। डू नॉट वर्क टू हार्ड, जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो। यू विल लूज योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। ज्यादा कठिन परिश्रम मत करो, तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। जब ऐसा कहा जाता है तो मुझे बताओ इसका स्वास्थ्य खराब होना किस पर निर्भर है? अत्यधिक कठिन परिश्रम करने पर। तो ये कार्य भाई, यू विल लूज योर हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किस पर निर्भर है? तो ये निर्भर है डू नॉट वर्क टू हार्ड पर, कि ज्यादा कठिन परिश्रम करने पर निर्भर है कि ज्यादा कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करोगे तो चित्रांश सर नाराज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं, मुझे क्यों नाराज होना है किसी से? लेकिन जब एक कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर हो, क्या हो बोलो, जब एक कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर हो, डिपेंडेंसी हो एक कार्य के दूसरे कार्य पर, तब हम इस तरह के वाक्यों को बनते हुए देखते हैं। शर्तिया वाक्य कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? शर्तिया या निर्भर वाक्य, कि जहां एक वाक्य या एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। अब देखिए, इफ आ गया कंजक्शन, यू वर्क टू हार्ड, कॉमा यू विल लूज योर हेल्थ। अब इसी को मेरा मन हो रहा है कि मैं वैसे बनाऊं जैसे आप लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इफ या वेदर तो आपको शुरुआत में चाहिए होता है, बाकी कंजक्शंस के लिए माथाफोड़ी चलती है कि यार नहीं ये कंजक्शन, सर कंजक्शन तो दो वाक्यों के मध्य लगता है। मैं इसके साथ गड़बड़ करूंगा। यू विल लूज योर हेल्थ इफ, ये आ गया कंजक्शन बीच में। यू वर्क टू हार्ड। अब सीधी सी बात है कि मैंने जब इन दोनों को आगे पीछे किया तो जो चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी कही थी, मैं इसको पूरा का पूरा पीछे लेके गया हूं। मैंने इफ को वहां नहीं छोड़ा। अगर मैं इफ को वहीं छोड़ देता, इसको पीछे इसको आगे कर लेता ना, तो मेरा डिपेंडेंसी वाला मुद्दा ही बिगड़ जाता, मामला खराब हो जाता, सेंटेंस का कोई सार्थक अर्थ ही नहीं निकलता। तो अर्थ मुझे चाहिए, जो उसका मीनिंग जो निकल रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर निकलना चाहिए। चाहे मैं कंजक्शन को आगे पीछे कर रहा हूं, कंजक्शन वाले सेंटेंस को, या मैं प्रॉपर फ्लो में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेरा मीनिंग चेंज हुआ तो फिर मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करूंगा। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं और मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं इनका पोस्टमार्टम करूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भैया मैं पोस्टमार्टम तभी करूंगा जब मुझे सही से किसी को खोलना और बंद करना आएगा। तब पता पड़े, खोल तो दिया, बंद करना नहीं आ रहा, कैसा पोस्टमार्टम है? इलाज करने गए और जाकर के किसी पेशेंट को कहा कि हाँ भैया टेबल पर लेट जाओ। बोले क्या करना है साहब? स्टोन का ऑपरेशन करना है। तो हल्का सा चीरा लगा दिया और स्टोन निकाल लिए वहां से, और स्टोन निकाल के बोले, पेशेंट गए, बोले साहब टाका लगा दे। वो तो नहीं आता, मुझे नहीं आता इसको कहाँ लेके जाऊं? अब मोची के पास लेके जाऊं कि दर्जी के पास लेके जाऊं? किससे सिलवाऊं इसे? तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन टेबल पे किसी को ले रहे हो तो खोलने के साथ बंद करने का काम भी आना चाहिए स्टार्टिंग में, बाद में गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। चलिए, कंपैरिजन या तुलना को बताने वाले कौन कौन से होते हैं? देन होता है, सो एज होता है, एज होता है, सो एज होता है। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? कंपैरिजन या तुलना में करते हैं। तो देन जो है वो कम ज्यादा को बताता है, सो एज जो है वो समानता को बताता है, सो एज जो है वो भी समानता को बताता है। ठीक है, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो सीता भी ब्यूटीफुल है, सरला भी ब्यूटीफुल है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। ठीक है, या आप चाहो तो यहां पर सीता इज एज ब्यूटीफुल एज
सॉरी, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ फुल स्टॉप भी लगा सकते हो और चाहो तो इज भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों में आपका आंसर सही माना जाएगा, आपका आंसर इनकरेक्ट नहीं होगा उसमें। सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, तो सरला उतनी ही सुंदर है जितनी की सीता, ठीक है। और सीता बोल करके भी छोड़ सकते हो और सीता है बोल करके भी समाप्त कर सकते हो। अगला हमें देखने को यहां मिलता है गाइस कॉन्ट्रास्ट, अंतर या विरोध बताने वाला। कॉन्ट्रास्ट बता दिया, मेरा दोस्त न्यूयॉर्क जाता है घूमने। मुख्य के कंजक्शन के साथ में दो, ऑल्दो और इवन इफ है, इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। सिंथेसिस कर लेते हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। सामान्यतः ऐसा माना जाता है, मैं तो ऐसा पर्सनली मानता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, लिटरेचर में कई बार इस चीज को माना जाता है। तो ही इज पुअर यानी वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट लेकिन वह, परंतु वह, किंतु वह ईमानदार है। गरीब है परंतु ईमानदार है, तो क्या बोलेंगे? ऑल्दो ही इज पुअर, जबकि आप लोगों का फेवरेट शब्द कौन सा है? यद्यपि। आधों को तो यद्यपि समझ में ही नहीं आएगा कि सर नीचे ऑल्दो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर यद्यपि समझ में नहीं आ रहा, तो फिर एक काम करो, मेरी तरह लोकल हिंदी लिखो। जबकि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। एक बार जरा इसको लेना, ओटी पे लेना, ऑपरेशन टेबल पे ले लो एक बार जरा ऐसे, और आगे पीछे करने वाला काम कर दो फटाफट। कमेंट में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट से इसका ऑपरेशन कर लो, आगे पीछे कर लो इसको फटाफट से। ध्यान रखना, या तो खोलना नहीं है, और अगर खोला है तो फिर वापस सिलना भी है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, रिजल्ट या परिणाम को दर्शाने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य यार जो रिजल्ट या परिणाम को प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए हम लोग सो तथा दूसरे में दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सो दैट यहां पर हमारा क्लॉज बन जाता है। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, तो वह ये किताब नहीं खरीद सकता। तो भैया वह गरीब है, इस बात का परिणाम क्या निकला, इस बात का नतीजा क्या निकला कि वह उस किताब को नहीं खरीद सकता। अब देखो यहां पर क्या बनाया है इसने, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। अब यहां पर क्या आ गया, सो पुअर, और फिर यहां पर प्रयोग हो गया दैट का, ठीक है। ही कुड नॉट बाय दैट बुक। अगला देखो, ही इज वेरी वीक, कॉमा, सॉरी कॉमा क्यों, जोड़ना तो बाद में है, फुल स्टॉप। ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता। तो वह कमजोर है, इस बात का परिणाम क्या है, वह चल नहीं सकता। जोड़ते समय क्या बनाऊंगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सिंपल एज दैट। इतना सरल, इतना प्यारा और इतना इजी टॉपिक है ये वाला कि बस एक बार समझ में आ जाए कि भैया टाइम और ये सारी लाइन क्या है, इनके जोड़ने के लिए कौन कौन से कंजक्शन लगने हैं। दो वाक्यों को उठाया, प्रेम से जोड़ा है, बीच में कंजक्शन रखा, किस्सा खत्म। फालतू की माथाफोड़ी करनी ही नहीं, किसी 2 से 4 चीज में जाना ही नहीं। इतना सिंपल टॉपिक है। पर्पस या उद्देश्य को बताने के लिए मुख्यतः कंजक्शन कौन सा आता है, दैट का प्रयोग करते हैं, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं, लीस्ट का प्रयोग करते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद में अथवा माइट तथा लीस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब में ऐसा कोई नियम नहीं आया। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद हमें क्या लगाना है, मे या माइट लगाना है। चलो ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट बना दो। लीस्ट के बाद हमें शुड का प्रयोग करना है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 ध्यान से, बहुत ध्यान से इनको पता रखना है, ठीक है। इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज पर्पस बनाकर सिंथेसिस करता है, ठीक है। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचाना चाहता था। तो बताओ भैया मैंने अपनी तलवार क्यों निकाली, उसका उद्देश्य क्या है, अपने आप की को बचाने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए। क्या बनेगा यहां पे, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट। अब देख लो ये क्या हुआ, आई माइट हो गया यहां पे कि मैं शायद या संभवतया मैं क्या करना चाहता था, डिफेंड माई सेल्फ, अपने आप को बचाना चाहता था। तो हमेशा गाइस एक बात ध्यान रखना
कि चाहे मे आ जाए, चाहे माइट आ जाए, चाहे शुड आ जाए, तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीनों के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जैसे बीच में हम संयोजक लगा रहे हैं दो वाक्यों के बीच, वैसे ही संयोजक लगेगा। और संयोजक हमेशा इस वाक्य के यानी कि जो उद्देश्य या पर्पस को दर्शा रहा है उससे पूर्व रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैनर या ढंग, किस तरीके से, मैंने इसके लिए दो शब्द लिया था, तरीका बोलचाल, सामान्य बोलचाल वालों के लिए, या फिर विशेष हिंदी जानने वालों के लिए मैंने लिया था विधि। तो प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं? एज, सो फार एज, इनके प्रयोग से एडवर्ब क्लॉज, मैनर बनाकर सिंथेसिस करना। यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है एक निश्चित तरीके से। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, और मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये धमकी नहीं है, इसको धमकी की तरह मत सुनना। ये प्रेम की बात भी हो सकती है, धमकी की बात भी हो सकती है, कि प्रेम पूर्वक भी आप किसी से कह सकते हैं भैया आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हो, है ना। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? शठे शाठ्यम समाचरेत। क्या कहते हैं संस्कृत में? शठे शाठ्यम समाचरेत, ऐसा कहा जाता है इसको। आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मैं तुम्हें वैसे ट्रीट करूंगा जैसे या जिस विधि से या जिस तरीके से यू हैव ट्रीटेड मी, तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है या तुमने मुझे ट्रीट किया है। ठीक है गाइस। सो गाइस ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फटाफट से इन्हें। 5 क्वेश्चन आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इसके पिक ले लीजिए, चाहे तो चाहे लिख लीजिए। आंसर कहाँ करने हैं मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग में एक ही आंसर देखा और वो भी कमेंट बॉक्स में। बाकी सभी लोग आंसर दे रहे थे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का, जो अभी अपन ने प्रीमियर होते हुए देखा था, उसके अंदर यही हुआ था। कमेंट बॉक्स के अंदर करना है आपको। कहाँ करना है अपने आंसर? कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में आपको अपने आंसर लिखने हैं। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ईजी है आज का लेक्चर, अगर एक बार और ध्यान से देख लोगे तो मुझे लगता है कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर करने का मन हो तो एक छोटा सा काम दे रहा हूं कि ये टाइम वाले जितने भी है ना, जो भी ये टाइम को बता रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं इत्यादि, ये जितने भी थे, इन सबका 1 एग्जाम्पल ईच दे दो, ज्यादा नहीं, 1 एग्जाम्पल ईच, हर एक का एक एक एग्जाम्पल दे दो। चलो इसको भी थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपको, कि ये जो आप 1 एग्जाम्पल ईच दे रहे हो ना, आप चाहो तो सीधे कंबाइंड सेंटेंस दो मुझे। आपको इसमें सेपरेटेड जो सेंटेंसेस है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कंबाइंड सेंटेंस जो है, जुड़े हुए सेंटेंस के आपने सीधा जाकर के प्रयोग कर लिया जो कंजक्शन है उनका, ताकि मैं देख पाऊं आप कंजक्शन का प्रयोग ठीक से कर पा रहे हो या नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।